हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का चैप्टर 4 कार्यपालिका। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 आएगा, उसके बाद एक और पार्ट आएगा। आई थिंक उसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सारी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यानी क्या बता रहे हैं, हमें सबको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं और राष्ट्रपति को आपात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, विधायी, कानूनी और कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो कोई भी काम करता है या फिर उन शक्तियों का जो यूज़ करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वो अपनी मर्जी से उन शक्तियों का यूज़ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत मिला होता है और वे वास्तविक यानी रियलिटी में काम करते हैं, वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अधिकतर मामलों में जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह उसको माननी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। तो ये था राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इसमें क्या है, इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि उसके पास बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं है, ये वो नामात्र का प्रधान है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी शक्तियाँ हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही सही, बट उनके पास भी शक्तियाँ हैं, उनके पास भी बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति है वो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी कोई भी सूचना अगर चाहिए होगी तो वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। यानी प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो क्या है कि अगर राष्ट्रपति कुछ भी डिटेल मांगता है या कोई सूचना मांगता है तो वो उनको देना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, उन पर अपने विचार बताता है कि तुम क्या कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये भी टॉपिक हो गया हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें हैं, क्या क्या है। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यानी कोई भी निर्णय लिया गया है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह को। उसके बाद दूसरा है, ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। यानी ऐसा करने में राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक का यूज़ करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यानी जब उसे लगता है कि जो डिसीज़न लिया गया है वो ठीक नहीं है या देश के हित में फैसला नहीं लिया गया है तो वो उसका जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार के लिए वो कह सकता है कि मुझे दोबारा से सोचने का मौका दो। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसी सलाह को दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार
का आग्रह अपने आप में ही काफ़ी मायने रखता है। अतः यह तरीका है कि जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शिक्षा का प्रयोग करता है। यानी इसमें क्या बताया है कि जैसे राष्ट्रपति ने उनको पुनर्विचार के लिए जो भी लेटर है, ये जो भी चीज़ है उसको भेजा, तो अगर जो मंत्रिपरिषद है वो दोबारा से उसी चीज़ को लेकर आती है और कहती है कि नहीं ये ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो जो राष्ट्रपति है वो उसको दोबारा से मानने के लिए फिर बाध्य होगा। यानी फिर उसको साइन करने पड़ेंगे। वो दोबारा मंत्रिपरिषद से ये नहीं कह सकता कि इसमें अभी भी मिस्टेक है। फिर उस टाइम भी उसे अपने विवेक का यूज़ करना होगा और उसे साइन कर देने होंगे। ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। देखो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। उसमें क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद द्वारा पारित विधेयक, यानी जो विधेयकों को पारित कर दिया जाता है संसद के द्वारा, उनको स्वीकृति देने में या तो देर कर सकता है या फिर वो मना भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी संसद द्वारा जो भी विधेयकों को पारित किया जाता है तो उनको कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसको संसद को वापस से लौटा सकता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है, या फिर उसे क्या कह सकता है कि तुम इस पे दोबारा से विचार करो, कुछ मिस्टेक हो सकती है। और चाहे तो राष्ट्रपति उसको मना भी कर सकता है या दोबारा विचार के लिए भी भेज सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। यानी क्या बता रहे, जो संसद है उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए वो बाध्य हो जाएगा। एक बार वो मना कर सकता है, लेकिन अगर जो संसद है उसी विधेयक को दोबारा से भेजती है तो दोबारा उसे मानना पड़ेगा। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। यानी क्या बता रहे हैं कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसमें ऐसा बताया गया हो कि जो विधेयक है उसको एक बार से ज़्यादा बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर एक बार बोल दिया पुनर्विचार करो, अगर वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो सेम वही चीज़ दोबारा से लेकर आते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक रूप से बाध्य हो जाएगा साइन करने के लिए या फिर उस चीज़ को लागू करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे क्या है, इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो कहते हैं। यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि जो राष्ट्रपति है वो, इसका अर्थ क्या हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। यानी वो उसको बिना बताए कि तुम्हें पुनर्विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी बिना बताए अपने पास थोड़े टाइम के लिए, लंबे समय के लिए रोक के रख सकता है। और चाहे तो वह उसको राष्ट्रपति जो है उसको अपने पास रख ले या फिर उस चीज़ को अनौपचारिक रूप से पॉकेट वीटो का भी यूज़ कर सकता है। यानी मतलब वो चाहे तो वीटो का प्रयोग करके उसे ना आगे भेजे, ना फॉरवर्ड करे, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। तीसरा एंड जो लास्ट तरीका है उसमें क्या है, तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता है। यानी जो तीसरा तरीका है ये राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता
को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है उसी नेता को जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी पार्लियामेंट में जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। यानी इसलिए जो राष्ट्रपति है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है कि जिसको बहुमत मिल गया वो प्रधानमंत्री बन गया, बात खत्म। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुमत नहीं मिला, पार्लियामेंट में लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला, तो उस टाइम पे जो लीडर है यानी जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा। अगर इसके बाद ये सोचते हैं कि हम गठबंधन सरकार बनाते हैं तो 2 या 3 लीडर अगर मिलकर भी बनाते तब क्या होगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि वह किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सी सरकार बन सकती है और सरकार चला सकता है कौन। मतलब ये भी जब गठबंधन सरकार बनती है तो ये तय जो है राष्ट्रपति करता है कि कौन 2 या 3 ग्रुप सरकार बना सकते हैं और किसको बहुमत मिल सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन के कारण राष्ट्रपति के पद का बहुत महत्व बढ़ गया। यानी क्या बता रहे हैं, 1989 के बाद से क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति का पद था उसमें कुछ परिवर्तन आए। उनके कारणों से राष्ट्रपति का जो वो पद है वो उसका महत्व यानी उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1989 से 1998 तक हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। यानी 89 से 98 तक 89 से 98 तक कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे गठबंधन मिला हो। तो क्या हो रहा था इस टाइम पे कि इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। यानी क्या बता रहे थे कि या तो किसी को बहुमत दिला के जो राष्ट्रपति हो वो प्रधानमंत्री बना दे या फिर किसी को बहुमत नहीं मिला ये कहकर लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर दे। कौन? राष्ट्रपति। अतः ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित है। यानी राजनीतिक परिस्थिति पर ही आधारित है कि जो अधिकार है विशेषाधिकार वो क्या है राष्ट्रपति का। जब सरकार स्थायी ना हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो सब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की जो संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि जब सरकार स्थायी ना हो परमानेंट ना हो और ऐसा हो कि गठबंधन सरकार सत्ता में आ सकती है तब जो राष्ट्रपति का हस्तक्षेप है इंटरफेयर है उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का आंतरिक प्रधान है। यानी जो राष्ट्रपति का पद है उसके पास औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह एक अलंकारिक प्रधान है। किसका? राष्ट्र का यानी देश का। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुत बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। यानी संसद में जो मंत्रिपरिषद की विधायिका है संसदीय जो व्यवस्था है उसमें मंत्रिपरिषद की विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका में उसे बहुमत कितना मिल रहा है उस पर डिपेंड होती है पूरी तरह से। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यानी अगर बहुमत नहीं होता है तो उसको बहुमत कम होता है या गिर जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा और नई मंत्रिपरिषद जो है उसकी नियुक्ति कर ली जाएगी, उसको चुन लिया जाएगा।
ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की ज़रूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। यानी क्या बता रहे हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो काफ़ी टाइम से मतलब परमानेंटली वो काम कर रहा हो देश के लिए, मतलब देश की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठा सके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सके, उसकी मतलब शक्ति क्या है वो बता सके। सांकेतिक रूप से अगर हम बात करें तो वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे राष्ट्रपति की उस टाइम पे ज़रूरत होती है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यह भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर नियंत्रण लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो सामान्य परिस्थिति है, यानी नॉर्मल परिस्थिति में यह है कि उसकी बहुत ज़्यादा उसके पास विशेषाधिकार नहीं है, ये वो औपचारिक ही प्रधान है सिर्फ, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे दल की जिसमें बहुमत नहीं मिलता, तब जो राष्ट्रपति है और उसका निर्णय जो है वो देश की सरकार को चलाने के लिए और उसका देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए काफ़ी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के पास। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था आज का हमारा पार्ट, यहाँ तक हो गया है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट आप होप सो कि कंटिन्यू आएगी एंड आगे इससे हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आएगा पार्ट 3 में ये वीडियो हो सकता है कंप्लीट हो जाए, नहीं भी होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।